नमस्कार, आईने सुबह सवेरे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री हवाई। तो चले बात कर लेते हैं कुछ अहम खबरों की। तो छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने ईडी एसीबी से जुड़े मामलों में जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। करीब 5.5 महीने से जेल में बंद चैतन्य बघेल की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। तब से वे लगभग 168 दिनों तक न्यायिक हिरासत में थे। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले से अर्जित अवैध धन में से करीब 16 करोड़ से अधिक रुपए चैतन्य बघेल को मिले थे, जिन्हें उन्होंने रियल एस्टेट व्यवसाय में निवेश किया। वहीं फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। तो भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि सच सामने आ ही जाता है। वहीं आईएनएस से बातचीत में चैतन्य बघेल के अधिवक्ता ने गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया है। देखिए, हम लगातार ये बात कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करेगा, पूंजीवाद के खिलाफ बात करेगा, उसको अलग अलग तरीके से केसों में फंसाकर जेल भेजकर डराने का प्रयास किया जाता है। हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि भाई चैतन्य बघेल जी की जमानत हो गई है। मैं आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनके परिवार को शुभकामनाएं दूंगा और निरंतर पूरे कांग्रेस जन मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं और हम ये पूंजीवाद के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की लड़ाई में अग्रसर रहेंगे। गिरफ्तार किया गया था। इसी अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए, असंवैधानिक बताते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दो याचिकाएं लगाई थी, जिस पर लंबे बहस के बाद में हाईकोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आज जो फैसला आया है, जो आदेश सुनाया गया है, जिसमें चैतन्य बघेल को रिहा करने का आदेश किया गया है, इसमें जो उनकी याचिका को मंजूर कर लिया है। हमारे साथ चैतन्य बघेल के अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये बताएंगे कि किस मामले पर चैतन्य बघेल को अरेस्ट किया गया था, आप लोगों ने क्या दलील दी जिसके बाद आज उनकी बेल मंजूर कर ली गई है? जी नमस्कार। श्री चैतन्य बघेल जी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा 18 जुलाई को अरेस्ट किया गया था और उनके अरेस्ट के उपरांत उनकी अरेस्ट को चैलेंज करते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसके उपरांत हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था। उसके उपरांत हमने उनकी अरेस्ट को चैलेंज करते हुए सारे के सारे ग्राउंड्स जो लिए थे, उसमें प्रमुखता से हमने ये ग्राउंड लिया था कि ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की कैटेगरी में आती है, वो असंवैधानिक है। तो देख सकते हैं, ये चैतन्य बघेल के अधिवक्ता हैं हर्षवर्धन परगनिया। जो साफ तौर पर यह कहना है, लंबे समय से जो इन्होंने दलील रखा उस चीज को कोर्ट ने कहीं ना कहीं परमाना और जो इनकी याचिका है उसको मंजूर कर लिया। जो चैतन्य बघेल जो लंबे समय से जेल में बंद है, तो ये माना जा सकता है कि वो जल्द ही जेल से रिहा होंगे और जो भूपेश बघेल परिवार को कहीं ना कहीं पर एक नए साल में एक बड़ी सौगात के रूप में इसे देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन आशीष सिवाल के साथ पंकज गुप्ते, आईएनएस न्यूज, बिलासपुर। चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली से बड़ी खबर की। तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा। छत्तीसगढ़ को मिला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स पुरस्कार। तो 14 फरवरी 2026 को रायपुर में होगा शुभारंभ, यानी कि गेम्स जो है वो छत्तीसगढ़ में होंगे। सीएम साय ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर, और आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो छत्तीसगढ़ को मिली है। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ को मिली है। 14 फरवरी 2026 को रायपुर में शुभारंभ होगा। सीएम साय ने केंद्रीय खेल मंत्री से मुलाकात भी की है। ये बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से आपको बता दें, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ को मिली है। 14 फरवरी 2026 को रायपुर में शुभारंभ होगा। सीएम साय ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात भी की है। ये बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समर्थकों ने पीसीसी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर पार्टी के भीतर चल रहे मतभेदों को उजागर कर दिया। इन पोस्टरों के जरिए कांग्रेस नेत्री निधि चतुर्वेदी पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा है कि उंगलियां छोटी पड़ गई कि नाखून इतने बढ़ गए, कुछ जुगनुओं के काफिले सूरज के पीछे पड़ गए। इन पंक्तियों को दिग्विजय सिंह के समर्थन और निधि चतुर्वेदी की आलोचना के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह के एक आरएसएस से जुड़े पोस्ट पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उनके समर्थकों में ये नाराजगी देखने को मिली।
इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शुक्रवार को विदिशा प्रवास पर रहे। पटवारी ने यहां पर अहमदपुर गांव में समितियों का गठन करते हुए उन्हें सम्मानित किया। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को संगठित होकर पार्टी को मजबूत करने की बात कही। मीडिया के सवाल पर जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी से मजबूत विचार हमारा है, बीजेपी से मजबूत संगठन हमारा है, केवल लाइन अप करने की जरूरत है। उन्होंने जानकारी दी कि संगठन की मजबूती के लिए 5 जनवरी से 20 जनवरी के बीच विशेष अभियान चलाया जाना है। इस दौरान शासन की योजनाओं पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। पटवारी ने मीडिया से अभद्रता मामले पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को आड़े हाथ लिया। कांग्रेस पार्टी का एक नवाचार हो रहा है, पार्टी के निचले स्तर पर संगठन को मजबूत करने का। उसमें अभी हमने 71 अध्यक्ष एक साथ बनाया, हिस्ट्री बनी। हमने 1000 से ज्यादा ब्लॉक अध्यक्ष बनाया, हिस्ट्री बनी। बीजेपी से मजबूत विचार हमारा है और बीजेपी से मजबूत संगठन हमारा है, केवल लाइन अप करने की जरूरत। जबलपुर में आयोजित वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में जगत गुरु सुभद्राचार्य शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर तीखे बयान दिए हैं। राम भद्राचार्य ने कहा कि शाहरुख खान कभी देश के समर्थक नहीं रहे। उन्होंने शाहरुख की पत्नी के उस बयान का उल्लेख किया जिसमें भारत में घुटन महसूस होने की बात कही गई थी। जगत गुरु ने कहा कि खेल के नाम पर बांग्लादेश का समर्थन करना गलत है और शाहरुख खान भारत के लिए आदर्श नहीं है। उन्होंने लोगों से शाहरुख खान के बहिष्कार की अपील की है। वहीं राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से किए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि अमृत की तुलना गटर से नहीं होती। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से रामायण को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करने की मांग की। कब देश का समर्थक रहा है? उसकी पत्नी कह रही थी यहाँ भारत में घुटन होती है। वो कब देश का समर्थक रहा है? ये बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। बांग्लादेश को खेल में बुला रहा है। वो हमारा आदर्श नहीं है। दुर्भाग्य है। अमृत की तुलना गटर से नहीं होती। पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए और कर दिया बहिष्कार। कोई अपील कर? हाँ, बिल्कुल कर दिया मैंने। और मुझे लगता है कि हम करवा कर ही रहेंगे। रायगढ़ के तमनार क्षेत्र में 27 दिसंबर को महिला आरक्षक के साथ हुई अमानवीय घटना के बाद 14 गांव के ग्रामीणों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ग्रामीणों ने इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों को कठोर सजा देने की मांग की है। स्पष्ट किया है उन्होंने कि यह घटना उनके शांतिपूर्ण आंदोलन से अलग है और किसी असामाजिक तत्व से उनका कोई लेना देना नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि यह घटना उनके लोकतांत्रिक आंदोलन को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। ग्रामीणों का कहना है कि वो बीते 20 से 21 दिनों से यहाँ पर संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन पर हिंसा का आरोप पूरी तरह से निराधार है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, छत्तीसगढ़ में ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जब से कांग्रेस सरकार गई है वो बौखलाहट में ऐसे हरकत करते हैं। छोटे छोटे जन आंदोलन या बड़े रूप में भी जन आंदोलन कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जो प्रवृत्ति है इसके विपरीत काम कर रही है। वो जन आंदोलन को उग्र रूप में कहीं न कहीं आप देखेंगे, कहीं भी बड़ा ऐसा आंदोलन हुआ है, वो आंदोलन जब उग्र रूप लेता है तो उसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस समर्थित लोग ही उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही गलत है। किसी भी प्रदर्शनकारियों को कानून को अपने हाथ में लेने का या कानून के रक्षक के ऊपर ऐसा करने का उनको अधिकार नहीं है। अपने बात को शांतिपूर्वक ढंग से रख सकते हैं। अगर ऐसा महिला सिपाही के साथ ऐसा कृत्य हुआ है तो ये तो काफी निंदनीय है। तमनार में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई थी उसमें एक बहुत ही घृणित और अमानवीय घटना जो हुई है
उसमें हमारे एक महिला आरक्षक के साथ जो घटना हुई है उसमें तत्काल गंभीर धाराओं में जैसे कि हत्या का प्रयास करना, लूट करना और शिल्पन करने की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी तक इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी सारे आरोपियों का भी फुटेज और अन्य सोर्सेज से पहचान की कार्रवाई की जा रही है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी, सभी आरोपियों को सजा सुनिश्चित किया जाएगा। पिछले दिनों 27 दिसंबर को जो आंदोलन, जो सेठपी चौक में धरना प्रदर्शन हम लोग शांतिपूर्ण कर रहे थे, इसी बीच महिला कांस्टेबल के साथ में जो अमानवीय घटना घटित हुई है उसकी हम 14 गांव कड़ी निंदा करते हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों का सिलसिला जारी है। इंदौर में सिस्टम की गंदगी ने ही पानी में जहर घोला है। दावा किया जा रहा है कि इससे अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि सरकार ने हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की है जिसमें 4 मौत का जिक्र है। इधर इस पूरे मामले में जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के नेता भी सवाल पूछ रहे हैं। इन सब के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी बड़ा एक्शन लिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लापरवाह सिस्टम ने ली जान, दूषित पानी से हुई मौतों पर मचा घमासान। एमपी कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, उमा भारती ने भी उठाए सवाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया एक्शन। सरकार ने हाईकोर्ट में भी पेश की स्टेटस रिपोर्ट। भारत के सबसे स्वच्छ शहर में दूषित पानी से लोगों की मौतें बड़ा सवाल बन गई। इंदौर नगर निगम के मुख्य गेट के सामने युवा कांग्रेस का ये प्रदर्शन भी आक्रोश बनकर इस सिस्टम से जवाब मांग रहा है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इन सब के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी ट्विटर पर सक्रिय नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदौर में पानी नहीं जहर बटा है और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। उन्होंने इन सब के लिए डबल इंजन की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ये तो रही विपक्ष की बात, लेकिन सत्तारूढ़ दल बीजेपी की दिग्गज नेता और पूर्व सीएम उमा भारती भी इंदौर में हुई मौतों से आहत दिखी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित होता है या फिर दंड। उमा भारती ने इसे सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी भी बताया है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने, अपर आयुक्त को तत्काल इंदौर से हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रभारी अधीक्षण यंत्री से जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार भी वापस लेने के निर्देश दिए गए। इंदौर नगर निगम में आवश्यक पदों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ति करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आज 8 दिन हो गए और लगभग 15 डेथ हमारे क्षेत्र में 8 दिन में टोटल हुई है और अब ज़्यादा किसी प्रकार की कैजुअलिटी नहीं हो, इसलिए लगातार जिस दिन से जानकारी मिली, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो इस क्षेत्र के विधायक हैं लगातार यही दिन भर रह रहे हैं और शुरू दिन से उन्हें व्यवस्था बना दी है कि जो भी पेशेंट आएगा 24 घंटे यहाँ हमने डिस्पेंसरी शासकीय चल रही है, यहाँ 16 डॉक्टरों की टीम बिठा रखी है, विशेषज्ञ बिठा रखे, यहाँ चेक कर रहे हैं, जिनका इलाज यहाँ हो जाता है उनको यहाँ इलाज कर रहे हैं, बाकी को रेफर करके शुरुआती दौर में तो हमने प्राइवेट भी जितने जहाँ जा सकते थे सब दूर भेजा और उनकी सबकी व्यवस्था करी। इंदौर में गंदे पानी से मौत के मामले में सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी हाई कोर्ट में पेश कर दी। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 6 जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि गंदे पानी से अब तक सिर्फ 4 मौतें हुई, तो दूसरी तरफ 15 लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आई। इधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले में संज्ञान लिया है। इससे पहले गुरुवार की घटना को लेकर एक वीडियो चर्चा में है, जिसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पोस्ट किया। सुबह स्कूटर पर सवार होकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भागीरथपुरा पहुंचे थे। नर्मदा का पानी
इस दौरान 7 मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए के चेक दिए गए। परिजन ने मंत्री की मौजूदगी में नाराजगी जताते हुए कहा कि हमें आपका चेक नहीं चाहिए। देखिए, घटना तो बहुत शर्मनाक हुई है और बहुत गंभीर है और इसलिए हम हर बिंदु पर उसकी जांच भी कर रहे हैं और हमारी नज़र भी। आदरणीय इंदौर वासियों, ये 15 लोगों की मौत जहरीले पानी से होना, अगर इसके लिए दोषी किसी को ठहराया जाए तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार। ये रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इंदौर वासियों, अधिकारियों के माथे पर अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है। इसको लीड करती है बीजेपी की ये जो चुनी हुई जनप्रतिनिधियों की टोली, ये लुटेरों की टोली है, ये इसको लीड करती है। अभी दूषित पानी से प्रभावित 16 बच्चों समेत 201 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। सभी 15 लोगों की जान दूषित पानी की वजह से गई। एक्सपर्ट के मुताबिक दूषित पानी यानी इसमें बैक्टीरिया होना है, लेकिन कौन से बैक्टीरिया ने प्रभावित किया, इसके लिए स्पेशल कल्चर जांच होती है। ड्रेनेज के पानी में कई तरह के तत्व होते हैं। इसके अलावा बर्तन धोने के साबुन, पाउडर, फर्श साफ करने का लिक्विड केमिकल भी होता है। INH 24/7 के लिए इंदौर से महेश मिश्रा की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया गया। इधर हर नए गुजरते साल के साथ साथ प्रदेश में शराब की बिक्री भी बढ़ती जा रही है। युवाओं में शराब पीने का ट्रेंड बढ़ रहा है। हर साल 31 दिसंबर नए साल के जश्न की रात शराब की दुकानों पर रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में शराब प्रेमियों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। इस बार भी नए साल के जश्न की रात को लाखों लोगों ने जमकर जाम छलकाए। राजधानी रायपुर की बात करें तो 31 दिसंबर 2025 की रात 10,49,38,210 रुपए की शराब लोग गटक गए। राजधानी रायपुर में 66 देशी विदेशी शराब की दुकानें हैं। 31 दिसंबर 2024 को 10,10,68,570 रुपए की शराब बिकी थी, यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल 38,69,640 रुपए की ज्यादा शराब बिकी। बहरहाल अगर हम अलग अलग आंकड़ों को देखें तो 31 दिसंबर 2024 3,51,19,990 रुपए की देशी शराब बिकी। 31 जनवरी 2025 3,39,15,000 रुपए की देशी बिकी। विदेशी शराब की बिक्री 31 दिसंबर 2024 6,59,48,580 रुपए की विदेशी शराब बिकी। 31 दिसंबर 2025 7,10,23,210 रुपए की विदेशी शराब बिकी। खास बात यह है कि जहां देशी शराब की बिक्री में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, वहीं विदेशी शराब का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। हर साल की तरह इस बार भी नए साल पर शराब बिक्री ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। बढ़ती शराब बिक्री एक तरफ जहां सरकारी राजस्व में इजाफा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ड्रंक एंड ड्राइव और कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन के लिए चुनौती भी बनती जा रही है। आंकड़े यही बयां करते हैं, साल दर साल शराब की बिक्री प्रदेश के साथ साथ राजधानी रायपुर में भी बढ़ती जा रही है। खास तौर पर 31 दिसंबर नए साल की जश्न की रात को करोड़ों की शराब हर साल रिकॉर्ड तोड़ बिक्री देखी जाती है। राजधानी में लगातार नशेड़ियों की संख्या बढ़ने की वजह से अब शराबियों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं बेहद ही चिंता की बात है। कैमरा पर्सन भूपेश आंगड़े के साथ मोहम्मद सैन, INH 24/7 रायपुर। इधर दतिया में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाला मामला देखने को मिला है। परासिरी ग्राम के शासकीय स्कूल परिसर में देर रात बार बालाओं का डांस चला। दरअसल ग्राम पंचायत ने नए साल के कार्यक्रम के लिए स्कूल प्रबंधन से मौखिक अनुमति ली थी। हालांकि जब बार बालाओं के डांस का वीडियो सामने आया तो स्कूल प्रबंधन ने हाथ पल्ला झाड़ लिया। वहीं शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश शब्द दिए हैं। वीडियो तो अभी हमारे पास नहीं आया है, लेकिन हमें जानकारी मिली है और हमने और DPC ने भी उनको जन शिक्षक को आदेशित किया कि वे मामले की जांच करें और जांच करके हमें अपडेट दें।
भोपाल के ईरानी डेरा अमन कॉलोनी के प्रमुख कुख्यात राजू ईरानी और उसके गिरोह के 5 सदस्यों की तलाश में 6 राज्यों की पुलिस ने भोपाल में डेरा डाल रखा है। अब इसी के साथ भोपाल पुलिस ईरानी डेरा को अपराधियों को संरक्षण देने वाले तमाम राज्यों में मौजूद उनके करीबियों का डेटा तैयार कर रही है। गिरफ्तार ईरानी गैंग के सदस्यों से उनके काम करने के तरीके, संरक्षण देने वाले और अन्य राज्यों में रहने वाले उनके रिश्तेदारों की जानकारी पुलिस ने हासिल की थी। भोपाल के ईरानी गैंग के सदस्य वारदातों के बाद प्रमुख रूप से नर्मदापुरम, देवास, बॉम्बे, बेंगलुरु, दिल्ली, छत्तीसगढ़ जैसे जगहों में फरारी काटने जाते हैं। इसी प्रकार उनके अन्य राज्यों में रहने वाले रिश्तेदार वहां वारदातों के बाद भोपाल की अमन कॉलोनी में फरारी काटने आते हैं। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।